Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 12 of formal methods in software engineering. Last two lectures में हमने different case studies को discuss किया था और formal methods की जो last हमारे two lectures से काफ़ी difficult थे वो कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स और फॉर्मल मैथमेटिक्स और स्पेसिफिकेशन किस तरह राइट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। और उन लेक्चर्स में ऑटोमेटा भी था और डीएम भी था, और इन चीज़ों को जब कंबाइन किया था तो थोड़े से वो डिफ़िकल्ट लेक्चर्स थे। तो उन लेक्चर्स के अंदर हमने जो चीज़ों को डिस्कस किया था कि जो फॉर्मल जो हमारी स्पेसिफिकेशन होती हैं एक्चुअली तो वो आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन थी। तो हमने उन टू लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज़ देखी थी, डिफरेंट हमने उसमें एग्जांपल्स देखी थी। लेक्चर नंबर 10 और 11 में हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी थी कि उनकी स्टेट्स किस तरह बन रही हैं, उनसे लॉजिक किस तरह डिफाइन हो रहा है। और एट द एंड ऑफ लेक्चर जो हमने उससे उन लेक्चर से जो हमारी कंक्लूजन थी दैट वाज कि आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कि आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, हाउ यू कैन राइट फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसकी टेक्निक्स क्या हैं, मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रोपोजिशनल लॉजिक है, ठीक है, यूजिंग जेड, जिम डेविस एंड जिम वुडकुक है, ठीक है। ये वो बुक थी जो हमने आपको क्लास इस कोर्स के स्टार्ट में बताई थी कि हम अपनी जी लैंग्वेज भी देखेंगे। और तो अब इस फॉर्मल लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो इसका जितना भी लॉजिक है, जो भी हमारे लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 है, ये तीनों लेक्चर उसकी इन डेप्थ जो उसकी लॉजिक्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो किस तरीके से यूज़ करती हैं, जी लैंग्वेज क्या है। हमने इससे पुराने लेक्चर भी, इसमें पुराने जितने लेक्चर से मैं बार बार उसमें आपकी डिफरेंट टाइप की सी टाइप की एग्जांपल्स आ रही थी, लेकिन हम उनको इन डेप्थ डिस्कस हमने नहीं किया था। तो जो हमारे ये 3 लेक्चर्स हैं इसमें हम इंशाल्लाह ताला इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि जी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह होती है, उसका फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ क्या रिलेशन है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन किस तरह लिखी जाती है जी लैंग्वेज के अंदर, जी लैंग्वेज के क्या इश्यूज़ हैं, जी लैंग्वेज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम इन डेप्थ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जो आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो क्या है, किस तरह यूज़ होता है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोपोजिशन लॉजिक की डेफिनेशन क्या है कि डील्स विद प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमने बहुत सी पढ़ी होंगी कि स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स। देखें प्रोपोजिशंस का मतलब है देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, नंबर 1 इज ट्रू एंड फॉल्स, लाइक 1 and 0 ऑन और ऑफ, ठीक है। जिसको हमने ये कहा था कि हम इसमें अपनी बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशंस क्या थी, या तो वो 1 थी या 0 थी। 1 को हम ट्रू भी कहते हैं, 1 को हम ऑन भी कहते हैं, 0 को हम फॉल्स भी कहते हैं, 0 को हम ऑफ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोपोजिशनल लॉजिक थी को जो डील करती है स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स, कि उसकी देर ओनली 2 कंडीशन, ठीक है। और एक वक्त में एक कंडीशन होगी, या वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या वो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। और इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि प्रोपोजिशंस होती क्या है, कि वो स्टेटमेंट आइदर ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। और प्रोपोजिशन में बी कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है, जो आपके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, उनको हम, जिसमें हमने एंड गेट कहा था, आर गेट कहा था, नैंड गेट कहा था, नॉट गेट कहा था, ठीक है। आपके जो डिफरेंट गेट्स हैं उनको हम कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज डिटरमाइंड बाय द मीनिंग्स ऑफ द प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है कि द मीनिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज डिटरमाइंड बाय द मीनिंग ऑफ द, ठीक है, जो आपके पास
कम्बिनेशन है वो हम कहाँ से, उसका मीनिंग हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रपोजिशन इन्वॉल्व है। ठीक है, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट प्रपोजिशन की, उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो आपकी डिफरेंट टाइप की जो है प्रपोजिशन हैं वो किस तरह इन्वॉल्व हैं, वो किस तरीके से यूज़ हो रही हैं। तो ये बेसिकली जो हम अपने जी लैंग्वेज में देखेंगे, तो फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रपोजिशनल लॉजिक है क्या, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो दे आइदर ट्रू और फॉल्स, और ये हमें डिफरेंट देखिए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर इसमें एटॉमिक प्रोपोजिशन, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स आएंगी। फर्स्ट क्या है आपके पास इसमें एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब जो एटॉमिक प्रोपोजिशन आर स्टेटमेंट्स विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, इसके अंदर आपकी लॉजिकल जो कनेक्टिव्स हैं वो उसके बगैर हम इसको यूज करते हैं। इन आवर लैंग्वेज एन एटॉमिक प्रोपोजिशन विल स्टेट आइदर दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ अ सेट, या तो वो किसी से सेट क्या है S1 इज इक्वल टू 1 2 3 यानी ब्रेसिस 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, एंड ये एक जनरल सेट है। ठीक है, तो सेट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम अपनी जो लैंग्वेज है उसमें हम जो अपनी एटॉमिक प्रोपोजिशन की बात करते हैं, दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ सेट और दैट इट इज इक्वल टू अनदर ऑब्जेक्ट, या लाइक A इज इक्वल टू B। ठीक है, RA इज इक्वल टू ब्रेसिस 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है कि इसमें एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या है, तो ये बेस करते हैं टू कंडीशन के ऊपर। वन इज दैट, ठीक है, दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ अ सेट और दैट इज इक्वल टू अनदर ऑब्जेक्ट। वी विल सी हाउ टू फॉर्मलाइज दी स्टेटमेंट लेटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से मैथमेटिकल यूज करते हैं। ये टॉपिक्स जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या ऑटोमेटा नहीं पढ़ा तो वो इनको अच्छी तरह समझे, क्योंकि ये मैंने कोशिश की है कि जी लैंग्वेज हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो भी इन चीज़ों को समझ सके कि जी लैंग्वेज क्या है और जी लैंग्वेज की डिप्लॉयमेंट क्या है। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, जाफा केक्स आर बिस्किट्स, योर कैट इज रिच। ठीक है, कि जाफा केक्स आर बिस्किट्स हैं। ठीक है, योर कैट इज रिच। ठीक है, योर डॉग इज गुड लुकिंग, 2 + 2 इज इक्वल टू 5। लाइक ये 4 होता है हमें पता है, लेकिन हमने इसको 5 कहा है। टुमारो इज इक्वल टू ट्यूसडे। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, प्रोपोजिशन लॉजिक की। ठीक है, तो अभी हम इनको देखते हैं कि योर कैट इज रिच, इसका क्या मतलब है, योर डॉग इज गुड लुकिंग, 2 + 2 इज 5। ये हमारी अपनी कंडीशंस है, हम जो प्री डिफाइन कर रहे हैं इस मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। एंड हम कहते हैं कि टुमारो इज इक्वल टू ट्यूसडे। अब इसके अंदर डिफरेंट कनेक्टिव्स हैं। हमने जो बात की थी, मगर बैक पे जाऊं कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं। आप ये देखें कि हमने जो यहाँ बात की थी कि एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर स्टेटमेंट विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स, और वहां में हम देख रहे हैं कि कनेक्टिव्स क्या है, तो ये विदाउट लॉजिकल। हम इससे बैक साइड पे जाएं तो हमने क्या कहा था कि प्रोपोजिशन मे बी कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी वो सारे जितने भी कनेक्टिव्स आ रहे हैं वो आपके कनेक्टिव्स हैं। अब उसको हम किस तरीके से लॉजिकल कंबाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, वो हम देखते हैं इसके अंदर। कि ये आपका जो सिंबल है, ये सिंबल है नेगेशन का। जब भी ये सिंबल यूज होता है, जैसा लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, तो अगर किसी को उसमें कोई इशू भी है तो वो इसको चेक करें कि हम इसको मज़ीद, ये बहुत मैं बेसिक चीज़ें आज ले आया हूँ ताकि आप लोगों को, अगर किसी ने बिल्कुल ही ऑटोमेटा नहीं पढ़ा तो उसको ये चीज़ें समझ आ जाए। तो ये जो सिंबल है ये आपके पास कनेक्टिव्स के जो है डिफरेंट टाइप के हैं। कि ये जब भी यूज करते हैं, ये नेगेशन का है, नॉट, इट मींस कि नॉट। ठीक है, जब भी हम इस सिंबल को यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का मतलब क्या है, नॉट। ये सिंबल है आपका कंजक्शन। कंजक्शन जब भी हम इसको यूज करेंगे तो ये सिंबल आपका एंड का है, ये सिंबल आपका और का है, और ये इम्प्लिकेशन इम्प्लाइज और ओनली इफ।
ये इसका मतलब है और ओनली इफ, ठीक है। और ये आपका इक्विवेलेंस क्या है, इफ एंड आर, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कनेक्टिविटीज हैं। हम अपने प्रोपोजिशन लॉजिक में इन तमाम को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक हो गए जी, ये नॉट एंड आर, ओनली इफ, ठीक है, आर, इफ एंड ओनली, इसको हम इम्प्लाइज भी कहते हैं या ओनली इफ भी कहते हैं, इसको हम, ठीक है, इफ कहते हैं या इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को वापस देखते हैं कि जाफा केक्स आर बिस्किट्स, जो हमने ये सिंबल किया, तो अगर हम एक स्लाइड बैक पे जाएं तो सिंबल क्या था, नॉट। हमने अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे जो है वो नेगेट कर दिया है कि नॉट जाफा केक्स आर बिस्किट, कि जाफा केक्स जो है वो बिस्किट की टाइप्स नहीं है। यानी मैंने पहले क्या कहा था कि जाफा केक्स है वो बिस्किट्स होते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं कि नो, जाफा केक्स जो है वो बिस्किट्स नहीं है। हमने इसी स्टेटमेंट को जो है वो किस तरीके से किया, नेगेट किया है, हमने इस सिंबल से इसको ठीक है नेगेट किया है कि जो जाफा केक्स है वो बिस्किट्स नहीं है, ठीक है। फिर हम कहते हैं योर कैट इज रिच एंड योर डॉग इज गुड लुकिंग। ये सिंबल आप फिर आप बैक स्लाइड पे जाएं, ये सिंबल किस चीज का था, ये कंजक्शन का सिंबल था जो आपका एंड सिंबल था। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि योर कैट इज रिच, ठीक है, ठीक है, और एंड योर डॉग इज गुड लुकिंग। अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए मस्ट, कि आपकी कैट भी रिच है और आपका डॉग भी गुड लुकिंग है। यहाँ पे ये दोनों जो कंडीशंस हैं दैट शुड बी ट्रू, ठीक है। द मैप इज रॉन्ग और यू आर अ पुअर नेविगेटर। अब यहाँ पे क्या है, या तो आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या तो ये मैप गलत है लोकेशन का, या आपको नेविगेट नहीं करना आ रहा, मैप को अंडरस्टैंड नहीं करना आ रहा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है, ठीक है। इट नॉट नेसेसरी कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, कोई एक कंडीशन है कि या तो हमें मैप स्टडी करना नहीं आ रहा, ठीक है, या हम उसको नेविगेट नहीं कर रहे, ठीक है, सॉरी, या मैप गलत है या हम उसको नेविगेट नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द मैप इज रॉन्ग एंड यू आर अ पुअर नेविगेटर। तो इस स्टेटमेंट के अंदर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, कि या तो जो हमारे पास मैप है, ठीक है, वो रॉन्ग है, ठीक है, या हम ये कह रहे हैं कि यू आर अ पुअर नेविगेटर। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं आर सिंबल एंड दिस इज सिंबल एंड सिंबल। तो जो आपकी डिफरेंट इसमें हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एंड सिंबल में हमने दोनों कंडीशंस को कहा है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। आर में हमने एक कहा, अब यहाँ क्या बात करें, 2 + 2 = 5, ठीक है। अब ये सिंबल किसका था, एक स्लाइड बैक जाएं तो ये क्या था, ये था ओनली इफ, ठीक है। ओनली इफ हम कहते हैं कि ओनली इफ अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन 2 मिलियन। अगर ये 2 + 2 5 है तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लेस देन 2 मिलियन है, ठीक है। तो ये ओनली इफ का सिंबल है। टुमारो = ट्यूसडे, ठीक है। अब हमने इस सिंबल का क्या कहा था कि इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, टुडे = मंडे। अगर कल मंगल है तो आज फिर मंडे है, ठीक है। तो यानी ये देखें, अब ये कोई सिंपल लैंग्वेज है लेकिन हमने इसमें डिफरेंट सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, उन सिंबल्स को यूज करके हम इसको लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी कि टुमारो = टुडे, ओनली इफ एंड इफ टुडे = मंडे, ठीक है। इट मीन कि आज मंडे है। अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रूथ टेबल, जिस तरह एंड, आर, नॉट, ठीक है। ट्रूथ टेबल, वी यूज ट्रूथ टेबल टू गिव अ प्रिसाइज मीनिंग टू अवर लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। हम जब भी, अब देखें जितनी भी जी लैंग्वेज है, हमने जो पहले चीज़ें देखी हैं, हमने स्टार्ट किया था कि फॉर्मल मेथड्स क्या हैं, उसका यूज़ क्या है, फिर हमने उसमें ऑटोमेटा देखा, फिर हमने उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, ठीक है, फिर हमने उसमें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन किस तरीके से लिखते हैं। अब हम पहुंच गए जी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये भी एक पूरी लैंग्वेज है, हम जिसमें अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, उसकी राइटिंग करते हैं, ये भी एक पूरी डिटेल लैंग्वेज है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि we use truth table to give a precise meaning to our logical connectives. The following table completed would give the meaning of the, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PQ then TT। देखें ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो TT है
या एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या ये फॉल्स ये ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि 1 1, ठीक है, 1 0, ठीक है, 0 1 एंड 0 0। तो ये आपके पास P और Q। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये नेक्स्ट जो हमारे पास गेट हमने यूज कर दिया, हमने कौन सा गेट यूज कर दिया है, हमने एंड गेट यूज कर दिया है। जो हमारे पास एंड गेट है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है कि अगर हम कहते हैं टी एंड टी, तो आंसर शुड बी, इसमें दोनों कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी आंसर शुड बी ट्रू। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि पी क्यू क्या, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इसमें से ये कंडीशन फॉल्स है। ये दोनों फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये हमारे पास जो है कि अगर दोनों आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर भी ट्रू है, एक फॉल्स है फिर फॉल्स है, एक फॉल्स है फिर फॉल्स है, और दोनों फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ शुड वी कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आप ये देखें कि ये पी आर क्यू है, इस सिंबल का मतलब आर, कि कोई एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर शुड बी ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। ये ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, यहाँ भी ट्रू आना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपके पास यानी भी जो मैंने पिछले सिंबल देखे हैं, ठीक है, एम्प्लाइज का फिर क्या करेगा ये, ठीक है, इसको फिल करें। तो जितने भी हमने कनेक्टिव्स देखे हैं हर एक की ये बेसिक मैंने एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर दी हैं, एंड की, और की, नॉट की, नेगेट की। तो ये सारी की सारी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। फिर इफ एंड ओनली इफ होगा तो फिर क्या होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक ट्रुथ टेबल्स हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर जो आगे अभी हम जाएंगे फिर आपको चीज़ों को आइडिया होगा कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की राइटिंग किस तरीके से हो रही है, लिंकेज किस तरीके से हो रही है, इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रही है, हम किस तरह लैंग्वेज को लिख सकते हैं। और ये आपके पास नेगेट है, टी है तो ये एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक टेबल्स मैंने आपको दिए हैं यहां से आप ये देखें। ठीक है, ये फर्स्ट टू टेबल्स है, ये पी एंड क्यू का है, ये पी आर, ये सारे के सारे कहाँ से हमने पिक किए हैं, ये सारे हमने यहाँ से पिक किए हैं। ये हमारे पास जितने भी नेगेशंस हैं, जितने भी कनेक्टिविटीज हैं, हमने हर एक का अपना एक टेबल रखा है और हम उस टेबल को इस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आपके पास आ गई, देखिए अब प्रोपोजिशन क्या, हमने कहा आजकल लेक्चर क्या था, प्रोपोजिशन लॉजिक। हमने इन कनेक्टिव्स को आपस में कंबाइन करना शुरू। अब जब हम उसको कंबाइन करेंगे, अब आपको पता चल गया है ये सारे सिंबल्स क्या है कि ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट को लास्ट 2 लेक्चर्स में कोई चीज़ें डिफिकल्ट लगी हैं तो वो इस लेक्चर को देख के अगेन उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो सिंबल्स किस किस चीज़ के थे। ठीक है जी, ये क्या है, ये नॉट, ठीक है, नॉट पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर ये 1 है और ये 0 है तो आंसर शुड बी 0, और ये उसको नेगेट करके अगेन 1 कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे मैं ये अज्यूम करता हूँ कि P 0 है, Q 1 है। ठीक है, तो जब ये 0 एंड 1 है तो ये 0 होगा, फिर इसको 1 कर देगा। फिर 1 को हमने R के साथ करना है, ठीक है, तो फिर आंसर 1 रहेगा। ठीक है, फिर इफ एंड इफ इसको किया है, फिर Q P की है, तो ये आपके पास एक छोटी सी प्रोपोजिशन है। अब यहाँ वैल्यूज आप यहाँ पे अज्यूम कर लें, P को 1 रख लें, Q को 0 रख लें, Q को 1 कर लें, P को 0 कर लें। जिस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, यू कैन पुट दिस वैल्यूज एंड प्रूव दिस बेसिक इक्वेशन, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है, ठीक है, प्रोपोजिशन लॉजिक के बारे में वो क्लियर हो। इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये आप देखें, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे P को नेगेट किया, ठीक है, एंड क्यू किया, फिर एंड आर किया, फिर क्यू को पी एंड आर किया, तो ये इसके इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, अब आप इसी को कॉपी पे नोट करें, इनको सॉल्व करें, तो ये दोनों प्रोपोजिशंस आपकी सेम आएंगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है, इन्फ्रेंस रूल्स है। इन्फ्रेंस रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह यूज करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। To construct arguments about propositions, we use a system of natural deduction, a collection of inference rules। ठीक है जी, मैं इसको फिर इस डेफिनेशन को आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ। To construct arguments
about propositions, we use a system of natural deduction, a collection of inference rules. ये इसके ऊपर जो आपके inference rules हैं उस पर बेस करते हैं. The following rule states that whenever all of the premises hold, then the conclusion must be true. Premises, ठीक है, divide by conclusion, और ये आपके पास side condition है. It may be used only when the side condition is true. तो ये हमारे पास basic inference rules आ गए. It may be used only when the side condition is true. ये हम तब यूज करते हैं कि जब आपके पास side condition true है, तो हम अपने ये inference rule को यूज करते हैं. देन आपके पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है नेम्स की. ईच ऑफ आवर बेसिक रूल आर एक्सियम्स इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कनेक्टिव. ठीक है, आपके पास जितने भी बेसिक रूल्स हैं, आपके एक्सियम्स हैं जो आपके साथ एसोसिएट हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एन इंट्रोडक्शन रूल हैज अ फ्रेश इंस्टेंस ऑफ द कनेक्टिव विद इन इट्स कंक्लूजन. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन इंट्रोडक्शन रूल हैज अ फ्रेश इंस्टेंस ऑफ द कनेक्टिव विद इन इट्स कंक्लूजन. ठीक है, एन एलिमिनेशन रूल हैज एन इंस्टेंस ऑफ द कनेक्टिव विद इन वन ऑफ इट्स परमिसेस. ठीक है, ये जो रूल है, ये जो आपका इंस्टेंस रूल है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम एलिमिनेशन रूल कहते हैं. कि इसमें हम कर कह रहे हैं कि इसमें एक इंस्टेंस ले रहे हैं जो कनेक्टिव हो रहा है विद इन वन ऑफ इट्स प्रीमिसेस, यानी वो उसी के अंदर अपने जो है कंडीशन को ट्रू कर रहा है. तो ये नेम्स की डेफिनेशन थी. अब हम इसको आस्ता आस्ता टेक्निकल की तरफ लेके जाते जा रहे हैं, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमारे पास टेक्निकल इक्वेशन थी. ठीक है, कंजक्शन अब हम देखें कि एंड इंट्रोडक्शन पी क्यू डिवाइड बाय पी एंड क्यू. ठीक है, एंड इंट्रो. ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे इसकी एलिमिनेशन किस तरीके से कर रहे हैं, पी एंड क्यू डिवाइड बाय पी एंड एलिमिनेशन पी एंड क्यू डिवाइड बाय क्यू, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं. ये 1 है एलिमिनेशन और ये आपके पास एलिमिनेशन 2 है. नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज नोन एज आर्गुमेंट्स. वी यूज अ सिमिलर सिंटैक्स प्रूफ ट्रीज टू प्रेजेंट आर्गुमेंट्स आर डेरिवेशंस. आर्गुमेंट का मतलब होता है किसी चीज पे यानी बहस करना, आर्गू करना. कि लाइक मैं कहता हूँ कि 2 + 2 = 5, तो हाउ y बाय 2 + 2 तो 4 होता है. तो उसकी आर्गुमेंट्स क्या है, उसकी रीजंस क्या है. ठीक है, हाउ इट बिकम्स 5. ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दैट. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं. आर्गुमेंट्स में हम क्या करते हैं कि वो यूज अ सिमिलर सिंटैक्स प्रूफ ट्रीज टू प्रेजेंट आर्गुमेंट्स आर डेरिवेशन. जितने भी उसकी डेरिवेशन होती हैं, उसके प्रूफ्स होते हैं, वो हम सारे के सारे उसमें जाके प्रेजेंट करते हैं. ए डेरिवेशन शोज हाउ आ कंक्लूजन मे बी रीच्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमिसेस. जो डेरिवेशन है वो शो करती है कि जो आपकी कंक्लूजन है वो किस तरीके से रीच होती है सेट तक या उसकी प्रीमिसेस तक. इफ द सेट ऑफ प्रीमिसेस इज एम्प्टी, अगर आपका सेट ऑफ प्रीमिसेस एम्प्टी है, दैट इज इफ नॉन आर रिक्वायर्ड, देन द कंक्लूजन इज सेड टू बी अ थ्योरम. If an argument is valid, then it is possible to justify every step in terms of the basic rule. अगर आपका आर्गूमेंट वैलिड है तो ये पॉसिबल है कि वो जितने भी आपके स्टेप्स हैं, हर बेसिक रूल को, हर बेसिक कंडीशन को, ठीक है, वो 1 by 1 जस्टिफाई करे और फिर उसको लेके चले. तो ये हमारे पास बेसिक आर्गुमेंट्स है. यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन होती है कि इफ एन आर्गुमेंट इज वैलिड, अगर आर्गुमेंट वैलिड है देन इट इज पॉसिबल टू जस्टिफाई एवरी स्टेप. अगर आर्गुमेंट वैलिड ही नहीं है, वो इनवैलिड है, तो फिर हम उसकी जस्टिफिकेशन भी करना मुश्किल है. तो वैलिड आर्गुमेंट की हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. हम उसकी लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, उसकी एनालिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं. इस तरीके से हम उन टर्म बेसिक रूल्स को जो है वो उस पे आर्गू कर सकते हैं. इसकी आप एग्जांपल देखें. द फॉलोइंग ट्रिवियल आर्गुमेंट स्टेट्स दैट व्हेनेवर P and Q इज ट्रू देन सो टू इज Q and P. अब ये यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रही है कि जब भी आपके पास P and Q ट्रू है देन सो टू एज Q and P. तो Q and P हम क्या कह रहे हैं, P and Q डिवाइड बाय Q and P. वी कैन एक्सपेंड, हम इसी इक्वेशन को
किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, पी एंड क्यू डिवाइड बाई क्यू, एंड इसको यहाँ पे हमने एलिमिनेशन 2 किया, देन पी एंड क्यू डिवाइड बाई पी, यहाँ पे एलिमिनेशन 1 किया, ये सिंबल इंट्रो का हो गया, डिवाइड बाई क्यू एंड पी। हम इसको इस तरीके से अपनी जी लैंग्वेज में जो ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है आपके assumptions का, कि जो आपकी assumptions होती हैं वो क्या है। in the course of an argument we may assume temporarily that a particular statement is true। हम कुछ चीज़ें assume करते हैं जब आपने मैथमेटिकल प्रूफ करने होते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को, जिस तरह हम देखें 2 + 2 4 है, तो ये 4 है, ये हमने कंडीशन में सेट किए 4 होता है, 5 भी तो हो सकता था, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो अब इसकी हमारे पास कोई रीजनिंग नहीं है, ठीक है, हम 2 + 2 को 4 कहते हैं या 5 कहते हैं, तो कुछ हमारी प्री डिफाइंड है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर शुड बी 0, ठीक है। तो ये जो है जो बेसिक रूल्स है जो है वो हमने इस पे अज्यूम करते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। सॉरी, मैं ये कहना चाहता, किसी भी नंबर को आप जब भी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर शुड बी 0, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि नंबर पे डिवाइड 0 करेंगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 10/0 करेंगे तो वो फिर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0/10 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0/60 करेंगे तो 0 आएगा, 0/93 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारी कुछ अजम्पशंस हैं बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन द कोर्स of an argument we may assume temporarily that a particular statement is true or true है, such an assumption must be allowed and discharged by an appropriate inference rule. An assumption can be used repeatedly throughout its scope, ठीक है। तो ये जो हमारे पास assumptions हैं वो हमारे पास temporary statements हैं जो हम इसमें assume करते हैं उन चीज़ों को mathematical जो है prove करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं assumptions कहते हैं। then आपके पास presentation है next। अब जो आपके पास presentation है इसमें क्या है कि in a proof tree the scope and assumption in a single subtree, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को फिर रिपीट करते हैं कि in a proof tree the scope of an assumption is the single subtree or branch extended upward from the rule that allows it the step at which an assumption or set of assumption is discharged will be numbered. This number will be used to identify the assumption or set of assumption concerned, ठीक है। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं, we write p power I to denote that the assumption of statement p labeled with number I, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह लिख रहे हैं कि p आपकी स्टेटमेंट है, वो आपकी जो आपने अज्यूम की है, जो आपकी स्टेटमेंट है ये उसकी assumption है, और इसके साथ जो हमने लेबल्ड यूज़ किया है नंबर I, वो इसका लेबल्ड नंबर I है। then disjunction or reduction p divided by p and q v into 1, ठीक है। ये हमारे पास डिसजंक्शन पॉइंट है कि जो p है वो डिवाइड बाय p एंड q है, और ये हमारे पास इंटू 1 है, ये q डिवाइड बाय p एंड q है, ये इंटू 2 है। हम यहाँ पे अपनी जो इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, या जो हमारी एलिमिनेशन है वो क्या है, p एंड q आर p i आर q i डिवाइड बाई i, और यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिसजंक्शन पॉइंट है कि जो आपके पास डिसजंक्शन पॉइंट है वो किस तरीके से कैसे जनरेट हो रहा है। इसकी एग्जांपल क्या है, इफ p एंड q इज ट्रू, अगर p और q दोनों जो है वो अगर ट्रू हैं, देन q vp मस्ट बी आल्सो ट्रू। तो फिर यानी अगर p और q इज ट्रू देन q एंड v मस्ट बी ट्रू आल्सो। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, p इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाय p v q q v p, ठीक है, p इंटू 2 देन q पावर 1 डिवाइड बाय q एंड p, और इस सारे को हमने डिवाइड कर दिया q एंड p के ऊपर। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अपना एलिमिनेशन भी कर रहे हैं, और ये उसकी बेसिक
जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसकी बेसिक एग्जांपल है, हम उसको कैसे नोट कर रहे हैं, कैसे राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड, इट्स नॉट लेजिटिमेट। ठीक है, तो अब ये जो आर्गुमेंट है, ठीक है, ये अगर लेजिटिमेट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है, तो हम इसमें क्या चीज़ देखते हैं, P एंड Q देन R देन R, P and not equal to Q power I, Q and not equal to P power I, यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, I have pressed A or B, ठीक है, या मैं A या कोई B प्रेस करता हूँ। ठीक है, now A gives me coffee and B gives me tea। अगर मैं अपने स्विच से बटन से A प्रेस करता हूँ तो A मुझे कॉफ़ी सेंड करेगी और B जो है वो मुझे चाय देगी। सो आई हैव गॉट अ हॉट ड्रिंक। ठीक है, अब इसमें देखें बड़ी क्लियर सी बात है कि अब ये लॉजिक चार्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अगर मैं A प्रेस करता हूँ तो कॉफ़ी है, B है तो टी, लेकिन है तो दोनों हॉट ड्रिंक्स है ना। ठीक है, इवन कॉफ़ी है तो वो भी हॉट ड्रिंक है और अगर टी है तो वो भी हॉट ड्रिंक है। तो यहाँ पे हम जो अपनी कंक्लूजन फाइंड कर रहे हैं कि अगर हम A प्रेस करते हैं तो हमें उसमें कॉफ़ी मिलेगी, अगर हम B प्रेस करते हैं तो हमें टी मिलेगी, और ये आपके पास एक इसको क्या कहते हैं, ये आपकी हॉट ड्रिंक है। देन आपके पास इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन के अंदर क्या है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो आपका इंट्रोडक्शन है इसमें आप क्या है, Q डिवाइड बाय P गोज Q, ये P की पावर I है, और इसमें हम क्या चीज़ एलिमिनेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो अपनी एलिमिनेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, P गोज Q देन P डिवाइड बाय Q। यहाँ पे ये हमारे पास इसके, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एलिमिनेशन है और ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, P एंड Q, ठीक है, implies R implies P implies Q implies R is a theorem of our natural डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये जो आपका थ्योरम है ये एक नेचुरल, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं, कि जो आपके पास, ठीक है, अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, इसकी क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं, अभी हम वो देखते हैं। P एंड Q गोज R, ठीक है, इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q और इम्प्लाइज R। ये हमारे पास इंट्रो आ गया। ठीक है, ये आपके पास P पावर 2 आ गया। ठीक है, देन आपका इंट्रो 3 आ गया। देन इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, P एंड Q R 1, देन P2, ये आपको फिर इंट्रो आ गया। तो ये आपके पास देखें कि ये इसमें इंट्रो है, ये आपकी एलिमिनेशन है, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है और ये पावर E। ठीक है, तो 1 2 3 एलिमिनेट और ये इंट्रो। तो ये हमारे पास एक बेसिक जो हम एक फार्मल थ्योरम है, एक नेचुरल फार्मल थ्योरम है जो हमने डिज़ाइन किया है। देन आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, Q डिवाइड बाई P एलिमिनेट, इफ इट्स वेडनेसडे देन आई एम इन गिल्डफोर्ड एंड आई एम इन गिल्डफोर्ड, सो इट्स वेडनेसडे। तो अब ये जो ट्रू है ये वैलिड ट्रू नहीं है कि अगर आज वेडनेसडे है तो इट नॉट नेसेसरी कि मैं गिल्डफोर्ड में होऊंगा और आई एम इन गिल्डफोर्ड सो इट्स वेडनेसडे। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक आपका लेजिटिमेट आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसको जो यूज नहीं कर सकते। देन आपके पास नेक्स्ट आता है कंसेप्ट, अब ट्रांजिटिविटी का जो कंसेप्ट है कि इम्प्लीकेशन इज ट्रांजिटिव, दैट इज P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R डिवाइड बाय P इम्प्लाइज R। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है नेक्स्ट, ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट है, हम इसको इस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। देन आपके पास प्रेजेंटेशन है। अब आपके पास जो प्रेजेंटेशन है कि वो राइट A implies B, ठीक है, रीजन 1, B implies C, देन रीजन 2, ठीक है, और C implies D, ये आपकी रीजन 3 है। डिवाइड बाय आपने किया A implies D as A, B ये आपकी रीजन 1 है, जो आपके पास implies C है ये आपके पास रीजन 2 है, और ये जो आपके पास implies D है ये आपके पास जो है रीजन
3 है। तो आप इस तरीके से इसमें रीज़न 1, ठीक है, रीज़न 2 और रीज़न 3, ये तीनों रीज़न यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो है इक्विवेलेंस का कंसेप्ट है। इक्विवेलेंस मीन, ठीक है, जिस तरह B इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू E। तो जो हम अपना इक्विवेलेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंस के कंसेप्ट में क्या है कि आप इस एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, P implies Q, Q implies P, डिवाइड बाय P एंड इफ ओनली इफ Q, ठीक है, इफ एंड इफ ओनली इंट्रो। यहाँ पे हम अपनी एलिमिनेशन की स्थिति कर रहे हैं, P एंड इफ ओनली इफ Q एंड P implies Q। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल जो है हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी एलिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि P ओनली इफ एंड इफ Q, और यहाँ पे Q implies P। तो यहाँ पे अपनी जो इस सिंबल की ये हमारी यहाँ पे एलिमिनेशन 2 है और ये हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेशन 1 है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके मिड टर्म पे भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके क्विज़ में आ सकते हैं, फाइनल पेपर में आ सकते हैं। कि क्वेश्चन क्या है कि हाउ कुड वी शो दैट P implies Q, P and Q if and only if P is a valid inference in our natural detection system। क्या ये एक वैलिड इंफरेंस है जो हमारे नेचुरल डायरेक्शन सिस्टम में अगर है तो किस तरह, नहीं है तो क्यों नहीं। तो इस तरह के जो बेसिक कंसेप्ट, अभी हमने जितने भी अपने कंसेप्ट देखे हैं, इन कंसेप्ट से ये हम बेसिक क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। और ये जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसकी इन तमाम क्वेश्चंस की डिप्लॉयमेंट किस तरह है, हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। तो आप इन बेसिक कंसेप्ट को पहले अच्छी तरीके से स्टडी करें, फिर इन कंसेप्ट्स के ऊपर ही हम जो अपने क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो हम अपने इन्हीं बेसिक के ऊपर होंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक क्वेश्चन समझ आ गए तो आपके पास जितनी भी टेक्निकल इक्वेशन आती है, मैथमेटिकल, ठीक है, तो आप उसको सिंपली उसको जो है कंक्लूड कर सकते हैं। तो लिहाजा इन क्वेश्चन को आप साथ साथ जो लाजमी देखें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। मैं अगर बैक में जाऊँ, आप ये देखें तो मेरे पास क्या है, P एंड Q, ठीक है, implies P implies Q and P, ठीक है, एंड डिवाइड बाय P and Q implies P, ठीक है जी। उसके बाद इसको मैं इंट्रो 1 कह देता हूँ, और जो फर्स्ट यहाँ पे मेरा बनता है रूल, मैं क्या कह रहा हूँ, P and Q, और ये मेरे पास आगे 1 आ गया, P and Q 1, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, ये एंड का सिंपल आ गया। P and Q ये इंटू 2 आ गया, और ये मेरे पास P पावर आ गया 2 आ गया, P पावर 2 ये पावर आगे Q आ गया। यहाँ पे हमने क्या चीज़ एलिमिनेट कर दी, P गोज Q, P पावर 2, हमने यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे फॉल्स रीजनिंग क्या है, अब यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है, इन रीजनिंग about statement involving negation, it is often useful to consider the special proposition false which is always false। ये अब बड़ा ही important concept है, ठीक है, कि इन रीजनिंग हमारे पास जितनी भी रीजनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, हम अपनी जितनी भी रीजनिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो आपकी नेगेशन होती है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इन रीजनिंग about statements involving negation, it is often useful to consider the special proposition false। यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी एक स्पेशल प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी इस सिस्टम में यूज होगी, विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, यानी जो हम जब भी यूज़ करेंगे वो जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स ही होगी। तो यहाँ पे जो हम इसको फॉल्स कह रहे हैं वो यही कंसेप्ट है कि इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कंसिडर द स्पेशल प्रोपोजिशन फॉल्स विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, हम जब भी उसको यूज़ करेंगे फॉल्स होगी। तो ये जो कंडीशन है ये आपके पास एक स्पेशल प्रोपोजिशन है, हम जब इसमें खुद अपने रूल डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये आप इसको भी ध्यान में रखना है आपने, ये भी आगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स में भी यूज़ होगी। यहाँ पे जो आपके पास फॉल्स एलिमिनेशन है और फॉल्स जो इंट्रोडक्शन है, वो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास फॉल्स एलिमिनेशन है वो क्या है, और जो आपके पास
फॉल्स इंट्रोडक्शन है वो क्या है। अब ये देख रही है कि यहाँ पे जो आप फॉल्स एलिमिनेशन कर रहे हैं, एंड पी पावर आई फॉल्स पी फॉल्स, ठीक है, एलिमिनेट पावर आई, और फिर आप क्या कह रहे हैं कि पी पावर आई फॉल्स नॉट इक्वल टू पी, यहाँ पे आपने फॉल्स की एलिमिनेशन 2 कर दी, और ये आपके पास फॉल्स इंट्रोडक्शन है। ये क्या था कि पी नॉट पी फॉल्स इंटू डिवाइड बाय फॉल्स, ठीक है। तो हम अब अभी देखें, अब जो हमारे पास ये जितने भी केसेस बन रहे हैं नेगेशन के, आपने नेगेशन किस तरह करनी है, किसको आपने डिप्लॉय करना है, किसको आपने डिप्लॉय नहीं करना, ठीक है, किसको आपने माइनस करना है, किसको आपने प्लस करना है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपने कहाँ यूज़ करनी है, कौन सी स्टेटमेंट आपने कहाँ यूज़ नहीं करनी। तो ये सारी की सारी हमारे पास बेसिक कंडीशंस हैं। हमें जब तक ये कंडीशंस नहीं पता होंगी, हम तब तक कंडीशंस को डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम तब तक कंडीशंस को डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी आपकी डिज़ाइनिंग है, ठीक है, कंडीशंस की, और जो कंडीशंस की डिप्लॉयमेंट है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट केसेस में इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, उसको डिप्लॉयमेंट कर सकें। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको बेसिक नेगेशन के रूल्स पता होंगे, ठीक है, उसकी आपको पता है कि आपने नेगेट कहाँ करना है, उसको डिप्लॉय कहाँ करना है, उसको अप्लॉय क्या करना है, तब आप उसको प्रॉपरली सिस्टम के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ठीक है, द स्टेटमेंट P एंड नॉट इक्वल टू P। अब देखें P एंड P, फिर हमने क्या किया, P एंड फिर हमने नॉट इक्वल टू P किया, इज द थ्योरम ऑफ आवर नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम। ये हमारे पास एक बेसिक थ्योरम है जो हम अपने नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम में जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस थ्योरम के अंदर आप ये देखें कि हमने क्या किया कि यहाँ में 2 हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं, जो नेगेशन की कंडीशंस है, वो देयर आर 2 कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट इज दैट एंड सेकंड इज दैट नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो पहले ये जब इसको अब नॉट, जो भी वैल्यू आएगी नॉट करेंगे, तो फिर ये जो आपके, ठीक है, अगर ये P 0 है तो ये 1 कर देगा, फिर ठीक है, ये आपके पास 0 था, ये P की वैल्यू हम कहते हैं, हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि हम अपनी P की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 0 है, ठीक है। तो 0 एंड 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये जब नॉट इक्वल टू आएगा तो ये इसको 1 कर देगा, ठीक है। तो 0 एंड 1 अगेन आंसर शुड बी, ठीक है। अब सॉरी, ये सिंबल R का है, ठीक है, तो ये P R और नॉट इक्वल टू P है। जब मैं यह करता हूँ P की वैल्यू 0 करता हूँ, 0 R नॉट इक्वल टू 0, तो जब इसको ये दोबारा 1 कर देगा, 0, ठीक है, 0, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, आपका आंसर 1 आएगा। तो ये आपके पास एक नेचुरल डिटेक्शन सिस्टम है। हम इस सिस्टम की जो एग्जांपल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, अब ये, ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2 सिंबल्स कंबाइन करके, टुगेदर करके अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, अपनी कंडीशन को, अपनी एक्सप्रेशन को फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेशन के लिए हमने यहाँ पे जो अपनी 2 कंडीशंस यूज़ की हैं, ठीक है, एक हमने सिंबल यूज़ किया है यहाँ पे R का, और दूसरा हमने किया नॉट का। हम अगर P की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो तब भी P, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये इसको 0 कर देगा आंसर, फिर भी आपके पास 1 आएगा। अगर P की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, आंसर तब भी 1 आएगा। क्यों कि जब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 0 करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी 1 होगी, और 0 और 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो टेबल के अंदर कि उसका जो आंसर जनरेट होगा वो क्या होगा। कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंप्लीट की कंप्लीट जो है कंडीशन आपकी उस पर जो है ट्रू हो जाएगी। देन आपके पास, अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम उसी लॉजिक को जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस लॉजिक को हम किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। P एंड नॉट इक्वल टू P, कि ये आपके पास सिंबल आ गया P, देन हम इसको करते हैं P एंड नॉट इक्वल टू P, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे P की वैल्यू जो भी है, ठीक है, P, सॉरी ये सिंबल R का मैं बार बार एंड कह रहा हूँ, ये R का सिंबल है, P R नॉट इक्वल टू P, ठीक है। अब ये 0 है, R 0 1, आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा।
ये फॉल्स है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी फॉल्स एलिमिनेशन कर रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट होगा, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेशन होगी वो फॉल्स एलिमिनेशन है। और यहाँ पे जो आपके पास ये जो कंडीशन बन रही है P एंड, ठीक है, अब ये देखें कि ये नॉट, ये जो नॉट है, ठीक है, आप फिर ब्रेसेस देन P आर नॉट P, ठीक है, पावर 1। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1 यूज करता हूँ, 1 R1 इसने इसको 0 कर दिया, ठीक है, और 1 R0 क्या होगा, 1 होगा, 1 की पावर 1 होगी तो वो 1 आएगा, और बाद में उसको फिर हम नेगेट कर रहे हैं तो आंसर शुड बी 0, ठीक है। तो आपने इन बेसिक जो कंडीशंस हैं, जब तक आप इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ यूज नहीं करते, आप इसको अप्लाई नहीं करते, तब तक आपके पास कंक्लूजन फाइंड नहीं हो सकता। और कंक्लूजन आपको तब फाइंड होगा जब आपको जितने भी हमने ये पढ़े हैं सिंबल्स नॉट एंड और, ठीक है, ये आप जब तक आप इनको प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे आपको तब तक ये बात समझ ही नहीं आ सकती। आप ये देखें कि ये आपके पास P है, ये आपके पास नॉट इक्वल टू P है। यहाँ पे जो आंसर आया P का, और ये आंसर आपके पास आया है नॉट इक्वल टू P, कि जो आपके पास नॉट इक्वल टू P है वो आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कह रहे हैं फॉल्स इंट्रो। अब आपने फॉल्स डिवाइडेड P फॉल्स, और यहाँ पे आपने नॉट P किया, तो यहाँ पे आप जो अपनी सेकंड पावर दे रहे हैं, जो अपनी सेकंड प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं नॉट इक्वल टू P2, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है वो आप यूज कर रहे हैं नॉट इक्वल टू P2, के जो आपकी P2 की पावर है आप उसको नॉट इक्वल टू कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि नॉट P एंड P आर नॉट P पावर 1, ठीक है, P आर नॉट P, ठीक है, और ये आपके पास सिंबल आ गया, यहाँ पे नॉट P का आ गया। इसको आपने इस पे डिवाइड किया। पहले ये पूरी इक्वेशन देख लेते हैं, एक दफा लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ गई है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसमें किस तरीके से वर्किंग हो रही है इस कंप्लीट इक्वेशन की। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉल्स डिवाइड बाय P आर नॉट इक्वल टू P। फॉल्स यहाँ पे हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, फॉल्स इंट्रो, ठीक है। इस सारी इक्वेशन को, ठीक है, ये किसके ऊपर डिवाइड हो रही है, या अगर हम टॉप टू बॉटम भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, दोनों मेथड इजी हैं। चलो हम टॉप टू बॉटम करते हैं इसको, कि ये जो फर्स्ट रूल था नॉट P आर नॉट P पावर 1 नॉट P पावर 2 P एंड पावर 3। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, हम जो अपनी यहाँ पे कंक्लूजन कर रहे हैं P पावर 3 डिवाइड बाय P आर नॉट इक्वल टू P नॉट इक्वल टू P आर नॉट इक्वल टू P पावर 1, इसको इंटू 1 कर दिया। इस कंप्लीट को हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड बाय फॉल्स, ठीक है, डिवाइड बाय नॉट इक्वल टू P फॉल्स एलिमिनेशन 1 पावर 3, ठीक है। इस सारी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू P पावर 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू P आर नॉट इक्वल टू P पावर 1 डिवाइड बाय P आर नॉट इक्वल टू P। ये आपके पास फॉल्स इंट्रो है, आपने सारे को डिवाइड कर दिया, फॉल्स डिवाइड बाय P फॉल्स एलिमिनेशन 1 पावर 2, इस कंप्लीट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, फॉल्स डिवाइड बाय P आर नॉट इक्वल टू P फॉल्स एलिमिनेशन 1, और ये सारे के सारे आपके पास फॉल्स इंट्रो हो गया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट केस स्टडी थी, ठीक है, कि हम अपनी एलिमिनेशन रूल्स किस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसको किस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका लेमाज का, ठीक है। डिफरेंट लेमाज होते हैं, ठीक है, वैसे तो मोस्टली 7 लेमाज यूज करते हैं, ठीक है। 7 लेमाज जो है ये हम इसमें यूज करते हैं। तो लेमाज जो है वो मे यूज वन आर्गुमेंट एज पार्ट ऑफ अदर, इन दिस केस वी माइट डिस्क्राइब द सब्सिडरी रिजल्ट एज अ लेमा, ठीक है। तो लेमा जो है ये मोस्टली जो हमारे पास कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के, तो जो हमारे पास कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स होता है, हम अपने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के अंदर
डिफरेंट कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं लेमास के साथ, ठीक है। लेमास जो है वो आपकी मैंने बताया कि मोस्टली हम 7 लेमास यूज़ करते हैं। हर लेमा की अपनी नीड्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी टेस्ट कंडीशंस हैं कि हर लेमा किस टेस्ट कंडीशन में कहाँ पे यूज़ होगा, वो कैसे डिज़ाइन होगा, उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करनी है, ठीक है। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम उसको कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं और कहाँ पे हम उन लेमास को डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो लेमास जो है ये एज सच एक, ये भी आपके पास आप इसको भी आप एक मैथमेटिक्स की फॉर्म कह सकते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंटरलिंक होता है जब तक आपका लेमास जो है वो होता है। ये बेसिकली डिफरेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमने आपको याद होगा कि मैट्रिक में आप लोगों ने डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े होंगे, ठीक है, कि और उसमें डिफरेंट थ्योरम्स में क्या थे, डिफरेंट मैथमेटिकल रूल से, उनके प्रूफ से। तो जस्ट लाइक यहाँ पे जो हमारे पास लेमास हैं इनके भी डिफरेंट मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, ठीक है, कि डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस हैं, डिफरेंट टेस्ट रूल्स हैं। वो जितने भी टेस्ट रूल्स हैं वो हम तमाम के तमाम अपने जो डिप्लॉय करते हैं लेमास के ऊपर। तो ये जो आपके लेमास है इसकी जो डिप्लॉयमेंट है ये आपकी सब्सिडरी, आपको कह सकते हैं कि जो आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है ये एक सब्सिडरी जो प्रोवाइड कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि वी मे यूज वन आर्गुमेंट एज पार्ट ऑफ another. In this case we might describe the subsidiary result as a lemma, ठीक है। जो हमारे पास सब्सिडरी आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट उसको हम लेमास में डिप्लॉय कर सकते हैं। अब किस तरह होता है, अब इसमें जो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स क्या है कि वी माइट यूज द थ्योरम। अब हम यहाँ पे हम अपनी एग्जांपल देख रहे हैं P एंड नॉट इक्वल टू P। अब ये देखें कि यहाँ पे जो हम सिंबल इसमें यूज कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं P आर नॉट इक्वल टू P, यानी P आर नॉट इक्वल टू P टू हेल्प एक्सपेंड द फॉलोइंग आर्गुमेंट। अब हम इसको किस तरीके से, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से इस इक्वेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन किस तरीके से होगी इस इक्वेशन की। आप देखें हमने क्या कहा है, यहाँ पे हमने इसको नेगेट किया है P एंड Q कि जो भी पावर P एंड Q की आएगी उसको रिवर्स कर। अगर ये मैं कहता हूँ 1 और 0 है तो 0 आएगी तो अगेन इसको 1 कर देगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे पावर क्या थी, 0 थी और यहाँ भी आपके पास 1 थी। तो हम अगर इसको सॉल्व करें हम यहाँ ज्यूम करते हैं कि P जो P है वो 0 है और Q 1 है। तो ये आपके 0 एंड 1, ठीक है, 0 आ गया, इसको फिर नेगेट किया तो ये आंसर 1 आ गया, यहाँ इस साइड पे 1 आ गया, यहाँ पे आपने 0 किया ये 1 आ गया, ये 1 किया तो इसको फिर इसने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। ये पहले ही 0 था, ठीक है, पहले 0 था तो 0 और 0 ये अगेन 0 हो गया, इसको फिर इसने नेगेट किया तो आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या था, ये आंसर आपका 0 था, यानी ये क्या था 0 एंड 1 था, तो ये 0 हो गया था, इसको 1, ये आंसर भी आपका 1 आया था, ठीक है, क्योंकि इसको आपने यहाँ पे अगेन नेगेट कर दिया था। तो 1 डिवाइड बाय, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने P की पावर 0 ली है और Q की पावर हमने 1 ली है। हमने लिखा 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 0 होता है और इसको नेगेट करके आंसर आपके पास 1 आ गया। तो जो इसकी अपर साइड इक्वेशन है इसका जो आंसर है ये आपके पास यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने जो बॉटम साइड है यहाँ पे हमने लिखा 0 आर नॉट इक्वल टू 1। अब जब नॉट इक्वल टू 1 है तो ये इसको 0 कर देगा, जब इसको ये 0 कर देगा, ये भी 0 है, 0 आर 0 अगेन 0 हो गया, इसको ये नेगेट करेगा 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1। तो आप ये देखें कि हम इन्हीं एक्सप्रेशन से इन टर्मिनोलॉजी को अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, विद द जो इन आर्गुमेंट्स को हम यूज़ करके हम इसमें अपनी तमाम की तमाम राइटिंग कर सकते हैं। तो जब तक आपको बेसिक आपको रूल्स का आइडिया है फिर तो कोई इशू नहीं है। जब आप लोगों को बेसिक रूल्स का ही नहीं पता कि ठीक है कि नेगेशन क्या है, एंड सिंबल क्या काम कर रहा है, आर सिंबल क्या काम कर रहा है, हम इसको कंजक्शन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप तब तक आप इन चीज़ों को डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। देन आपके पास जो है वो आपकी डिफरेंट जो है वो
टैटोलॉजीज है, ये जो डिफरेंट आपकी टैटोलॉजीज है, ए प्रपोजिशन दैट इज ट्रू वेदर इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स इज सेड टू बी अ टैटोलॉजी। अब इसकी फर्स्ट तो ये है कि जो इसकी डेफिनेशन है कि टैटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपके पास ए प्रपोजिशन इज ट्रू, कि वो आपकी ट्रू है वेदर इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, ठीक है, चाहे उसके कंपोनेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम इसको कहते हैं जो है टैटोलॉजी कहते हैं। अब ये देखें सिंपल थी, अभी आपके पास प्रपोजिशन क्या है, पूरा हमने आज के लेक्चर्स पे डिस्कस किया है कि प्रपोजिशंस क्या है, हम प्रपोजिशन को किस तरीके यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि ए प्रपोजिशन दैट इज ट्रू वेदर इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स अगर उसके कंपोनेंट ट्रू है या फॉल्स है, देखिए जो भी आपकी प्रपोजिशन है, ठीक है, जो भी आपने अपनी एक प्रपोजिशन बनाई है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम एक टैटोलॉजी कहेंगे, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहेंगे कि वो आपकी एक जो है वो है। अवर डिटेक्शन सिस्टम इज कंप्लीट। अब हमारे पास जो डिटेक्शन सिस्टम है वो कंप्लीट है, विच मीन्स दैट एवरी टैटोलॉजी इज अ थ्योरम, कि आपके जितने भी टैटोलॉजीज है वो एक थ्योरम है। अब हमने यहाँ पे अपना एक सिस्टम कंप्लीट कर दिया, हमने ये कहा है कि ए प्रपोजिशन दैट इज ट्रू वेदर इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स इज सेड टू बी अ टैटोलॉजी। हमने ये कहा है कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो ट्रू हैं चाहे वो फॉल्स हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आपकी एक टैटोलॉजी कहलाएंगे। और जो हमारे पास डिटेक्शन सिस्टम है वो कंप्लीट कर दिया हमने, विच मीन्स दैट एवरी टैटोलॉजी इज अ थ्योरम, कि आपके पास जितनी भी टैटोलॉजीज हैं वो आपके पास एक थ्योरम है। अब हम इसकी डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह के आपके जो मिड टर्म्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, फाइनल पेपर में पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर। अब इसमें से आपको मैंने रूल बता दिया, अगर आप बैक साइड पे जाएं कि हमें क्या क्या है, ए प्रपोजिशन दैट इज ट्रू वेदर इट्स कंपोनेंट आर ट्रू आर फॉल्स इज सेड टू बी अ टैटोलॉजी। तो यहाँ पे आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके अंदर से कौन सी टैटोलॉजीज हैं, कौन सी आपके पास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या कहा है, P and not equal to P, ठीक है, implies P, ठीक है, P and P are not equal to P implies not equal to P, P implies Q implies P, P implies Q implies P। तो अब आपने उन कंडीशंस को, उन रूल्स को अंडरस्टैंड करके ये बताना है कि इसमें से कौन सी टैटोलॉजी है और कौन सी टैटोलॉजी नहीं है। तो ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि आप बताएं ये आपकी एक टैटोलॉजी है या नहीं है, अगर है तो उसकी रीज़न दें, नहीं है तो उसकी रीज़न दें। इन बोथ केसेस आपको अगर इसका बेसिक कंसेप्ट समझ होगा तो आप इसके आंसर जो है कर सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है इम्प्लीकेशंस का आता है। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इफ द इम्प्लीकेशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रपोजिशंस को कंबाइन कर रहे हैं, जो आपके पास डिफरेंट प्रपोजिशंस है उसकी कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि इफ द इम्प्लीकेशन प्रपोजिशन 1 implies प्रपोजिशन 2 इज अ टैटोलॉजी, अगर ये टैटोलॉजी है। अब उसका क्या रूल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि टैटोलॉजी का रूल क्या है, अगर ये आपकी टैटोलॉजी है देन प्रपोजिशन 1 डिवाइड बाय प्रपोजिशन 2 इज अ वैलिड आर्गुमेंट। फिर ये आपका एक लेजिटिमेट या एक वैलिड आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें कि जो आपके पास इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, वो क्या है कि अगर आपकी एक प्रपोजिशन 1 है वो गोज टू जो प्रपोजिशन 2, तो अगर ये इज अ टैटोलॉजी अगर है देन प्रपोजिशन 1 डिवाइड बाय 2 इज अ वैलिड। तब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वैलिड आर्गुमेंट है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि P, ठीक है, एम्प्लॉयज Q एम्प्लॉयज P और P डिवाइड बाय Q एम्प्लॉयज P। ये इसकी एक बेसिक छोटी सी एग्जांपल है कि हम इसको किस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। देन आपके पास
नेक्स्ट जो लॉ है वो है आपके पास इक्विवेलेंस का, ठीक है। अभी हमने ये सारी चीज़ें हमने शुरू में भी डिस्कस की थी, कि आपको बताई थी कि आज हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो लास्ट जो हमारे पास है इसके अंदर, ठीक है, जो आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस हमने क्या कहा था कि इफ़ द इक्विवेलेंस, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास प्रोपोजिशन 1 है, ठीक है, इफ एंड इफ ओनली एंड इफ, ठीक है, कि वो अगर आपकी जो है प्रोपोजिशन 2 है इज अ टोटोलॉजी, ठीक है, वो देन वी मे रिप्लेस इंस्टेंस ऑफ प्रोपोजिशन 1 इन एन एक्सप्रेशन विद इंस्टेंस ऑफ प्रोपोजिशन 2। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कि यहाँ पे आप इस बात को समझने की कोशिश करें। हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर प्रोपोजिशन 1 जो है इक्विवेलेंस आपकी जो प्रोपोजिशन 2 के साथ है तो इज अ टोटोलॉजी, अगर वो एक टोटोलॉजी है देन वी मे रिप्लेस, हम फिर रिप्लेस, वी मे, हम वर्ड यूज कर रहे हैं मे का, ठीक है, वी मे रिप्लेस इंस्टेंस ऑफ प्रोपोजिशन 1, जो आपके पास प्रोपोजिशन 1 है उसको आप, ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन विद इंस्टेंस ऑफ प्रोपोजिशन 2, तो आप उसको प्रोपोजिशन 2 के इंस्टेंस के साथ जो है वो उसको लिंक करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है आपके पास, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आप देख लें, ठीक है। फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव, जो कॉन्ट्रापॉजिटिव है, अब ये आपके पास 2 है, एक आपने मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा होगा, तो जो आपके पास कॉन्ट्रापॉजिटिव है कि P implies Q, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ नॉट Q implies नॉट P, ठीक है, ये आपके पास एक इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव कहते हैं। सेकंड आपके पास इसमें डी मॉर्गन लॉज आता है कि डी मॉर्गन लॉज क्या होता है, वो किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉज में क्या है, नॉट इक्वल टू P एंड Q, ठीक है, ये आपके पास इक्विवेलेंस आ गया, नॉट इक्वल टू P आर नॉट इक्वल टू Q, ये आपके पास सेकंड आपके पास क्या है, ये आपका डी मॉर्गन लॉज है, ठीक है जी। ये दोनों चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, इक्विवेलेंस में आ जाती हैं। तो आज की जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। आज के लेक्चर की जो हमारी समरी है, हमने इसमें अपनी प्रोपोजिशंस को डिस्कस किया। इन प्रोपोजिशंस के अंदर हमने नॉट, एंड, आर, इम्प्लाइज और इक्विवेलेंस, इन तमाम सिंबल्स को देखे। हमने अपने ट्रूथ टेबल्स को डिस्कस किया, हमने अपने इन्फ्रेंस रूल्स को डिस्कस किया, हमने अपने assumptions को देखा और हमने अपनी टोटोलॉजीज को देखा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, और जो जी लैंग्वेज की बेसिक्स है, यानी कि आपकी जितनी बेसिकली पूरा चैप्टर था प्रोपोजिशन लॉजिक्स के ऊपर था। तो अब ये क्योंकि जो लास्ट लेक्चर जो मैंने करवाए थे, ठीक है, वो एक्चुअली तो बाकी कोर्सेज इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपका ऑटोमेटा है, ठीक है, कंप्यूटेशन है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लेकिन मुझे लेक्चर डिलीवर करने के बाद फील हुआ कि माइट भी आप लोगों ने ऑटोमेटा इतना डिटेल में ना पढ़ा हो, ना करें, तो हम एक दफ़ा ये सारी लॉजिक्स भी आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि जो फर्दर एडवांस लेक्चर्स हैं वो आप लिंक कर सकें इन बेसिक चीज़ों से। तो आप इस लेक्चर्स को करें और फिर अगेन जाके उन लेक्चर्स को जो लेक्चर नंबर 10 और 11 है फिर रिपीट करें, तो फिर आप उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ये रूल्स क्या है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।